नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर हमारा ये खास शो न्यूज़ एट 10। तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से होगी हमारी नजर। ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता भी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जोश में जम्मू कश्मीर के मतदाता। 10 साल बाद विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 24 सीटों पर मतदान जारी। सुबह 9 बजे तक 11.11% वोटिंग। कांग्रेस पार्टी दिल्ली मुख्यालय में आज जारी करेगी हरियाणा चुनाव के लिए घोषणा पत्र। बीजेपी भी विकसित हरियाणा, विकसित भारत के संकल्प के साथ प्रचार अभियान में डटी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एनपीएस वात्सल्य योजना का करेंगी शुभारंभ। माता पिता पेंशन खाते के जरिए बच्चों के भविष्य के लिए कर सकेंगे बचत। ज्ञानवापी पर वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई आज। हिंदू पक्ष की ओर से वैज्ञानिक सर्वे की मांग। कहा, बिना खुदाई के सर्वे नहीं होगा पूरा। लेबनान में पेजर फटने से 9 लोगों की मौत। ईरानी राजदूत समेत 3000 लोग घायल। अमेरिका का हमले में शामिल होने से इनकार। हिजबुल्लाह ने किया इजराइल से बदला लेने का ऐलान। चेस ओलंपियाड के 7वें दौर में आज भारतीय पुरुष टीम का चीन और महिला टीम का जॉर्जिया से होगा मुकाबला। टूर्नामेंट में पहली बार स्वर्ण पदक पर भारत की नजर। तो चलिए न्यूज़ एट 10 में सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अपने लिए सरकार चुनने के प्रति मतदाता जो है पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। 24 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में सुबह 9 बजे तक 11.11% का मतदान दर्ज हुआ है। अनंतनाग विधानसभा क्षेत्र का मतदान प्रतिशत अगर बात की जाए तो 10.26%। डोडा का मतदान प्रतिशत 12.90% और किश्तवाड़ में 14.83%। वहीं कुलगाम की बात करें तो 10.77% मतदान। बेहद उत्साहित मतदाता। पुलवामा में 9.18% और रामबन में 11.91% मतदान अब तक दर्ज हुआ है। तो 10 साल बाद ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और उत्साहित हैं जम्मू कश्मीर के मतदाता। पहले चरण में 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और इसमें जम्मू कश्मीर में जो जोश दिखाई पड़ रहा है मतदाताओं में वो सराहनीय है। मतदाता पूरे जोशो खरोश के साथ सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। सुबह 9 बजे तक की बात करें तो 11.11% वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया है। अनंतनाग की बात करें तो 10.26% मतदान हुआ है। वहीं डोडा में 12.90% तो किश्तवाड़ में 14.83% मतदान दर्ज किया गया है। सुबह 9 बजे तक किश्तवाड़ में और कुलगाम में 10.77%, रामबन में 11.91%, कुलगाम में 9 बजे तक और पुलवामा में 9.18% वोटिंग जो है वो दर्ज की गई है। पहले चरण में 24 सीटों पर विधानसभा सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं। काफी खासे जोश में मतदाता नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से मतदाताओं में उत्साह है, जोश है, लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही मतदाता लगे हुए हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। महिलाएं भी खासी तादाद में निकलकर सामने आ रही हैं। पुरुष मतदाता हो, वृद्ध मतदाता हो या फिर युवा मतदाता, सभी खासे उत्साहित लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लेने के लिए नजर आ रहे हैं।
तो जम्मू कश्मीर में आज एक नई सुबह का एहसास हो रहा है। 10 साल बाद यहां पर लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। जी हां, यहां के लोग अपने लिए नई सरकार चुन रहे हैं। विधानसभा चुनाव के तहत यहां पहले चरण में वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए निकल पड़े हैं। पहले चरण में जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों और कश्मीर घाटी के 4 जिलों में 24 सीटों पर 90 निर्दलीय सहित 219 उम्मीदवारों के लिए चुनावी मैदान में ये उम्मीदवार हैं। और मतदान की बात की जाए तो 6 बजे तक शाम को ये मतदान चलेगा। मतदाताओं के लिए पिंक पोलिंग स्टेशन भी तैयार किए गए हैं और ऐसा ही एक पोलिंग स्टेशन किश्तवाड़ में भी स्थापित किया गया। पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें पंपोर, त्राल, पुलवामा, राजपोरा, जैनापोरा, शोपियां, डीएचपोरा, कुलगाम, देवसर, दोरू, कोकेरनाग, अनंतनाग पश्चिम, अनंतनाग, श्री गुफवारा, बिजबेहरा, शांगस, अनंतनाग पूर्व, पहलगाम, इंदरवाल, किश्तवाड़, पैडर, नागसेरी, भद्रवाह, डोडा और डोडा पश्चिम, रामबन और बनिहाल शामिल हैं। जोश में मतदाता नजर आ रहे हैं। पोलिंग परसेंटेज की बात की जाए तो काफी अच्छा परसेंटेज जाता हुआ नजर आ रहा है। कुलगाम में 10.77% पोलिंग परसेंटेज दर्ज किया गया है। 10 साल बाद विधानसभा के ये चुनाव हो रहे हैं। डोडा में सुबह 9 बजे तक 12.90% मतदान हुआ। आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है, तो जम्मू कश्मीर में एक नई सुबह का एहसास हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से लोग मतदान में अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं। इस समय हम पुलवामा जिले के परिग्राम एक प्राइमरी स्कूल में हैं। सुबह सुबह यहाँ पर लोग मतदान के लिए आ चुके हैं। बड़ी तादाद में हमने देखा है कि सुबह 7 बजे से पहले ही लोग कतारों में आकर खड़े हो गए थे। अगर इस दक्षिण कश्मीर के आज के मतदान की बात करें तो निश्चित तौर से आज के मतदान में जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं और जो यहाँ के बाशिंदे हैं, जिनको ये तय करना है कि उनकी कैसी सरकार हो, उसके लिए सबसे ये मुफीद वक्त है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालने के लिए आज यहाँ पर निकलें। इस समय आप यहाँ पर देख सकते हैं सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ तमाम लोग धीरे धीरे अपने घरों से निकलकर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। महिलाएं भी अब सुबह सुबह यहाँ पर मतदान के लिए आ चुकी हैं और करीब देखें तो 23 लाख से अधिक यहाँ पर मतदाता इस इलाके में आज वोट करेंगे पहले चरण में, जिसमें 11,76,000 पुरुष और 11,51,000 महिलाएं हैं। करीब 1,23,000 युवा आज के दिन वोट करने के लिए आ सकते हैं, चूंकि इसमें उनकी संख्या है। और अगर हम बूथ की बात करें तो इस प्रथम चरण में जम्मू कश्मीर में 3,276 बूथ हैं और इनमें से सबसे ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में 2,974 और शहरी इलाकों में 302 बूथ हैं। कुल मिलाकर जो युवाओं की भागीदारी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें हम कह सकते हैं कि 1 लाख से यानी कि 1.25 लाख के करीब जो युवा हैं, अगर आज वो वोट डालने के लिए निकलेंगे तो ज़रूर उनकी जो ज़रूरतें हैं और उनकी जो मांगें हैं उसके लिए एक ऐसी सरकार तय होगी जो उनके लिए मुफीद होगी। कुल मिलाकर आज देखते हैं कि मतदान किस तरीके से चलता है। हमने देखा था कि लोकसभा में भारी तादाद में लोगों ने कश्मीर घाटी में मतदान किया था और वो पिछले 30 साल से अधिक का रिकॉर्ड भी तोड़ा गया था। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, पुलवामा। मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है और क्योंकि ये मतदान का पर्व है तो आप देख सकते हैं कि जो पोलिंग बूथ्स हैं उन्हें भी किस तरह से सजाया गया है, पूरी सजावट उनकी की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वोटर्स के लिए वो यहाँ पर रखी गई हैं। पूरा वो मतदान कर्मियों का जो स्टाफ है वो यहाँ पर जो मतदाता आ रहे हैं उनको सुविधा दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि किस तरह से उनको मतदान करना है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, क्या हम चाहते हैं यहाँ अमन होना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए और खुसूसन हमारे कस्बे में तरक्की होनी चाहिए। हमारा कस्बा खूबसूरत होना चाहिए। जो उम्मीदवार हमारा काम करेगा उसको वोट डालेंगे।
उसको वोट डाल चुके हैं। हाँ, उसको वोट डाल चुके हैं। तो सुबह सुबह आप आए, आपको इंतजार था कि कैसे जल्दी से सुबह और मैं वोट डालने सुबह जाऊं? सुबह आए हम इसीलिए कि हम जल्दी जल्दी अपना वोट कास्ट करें। काफी उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। टाइम से पहले यहाँ पर वोटर्स आ चुके हैं और जो फर्स्ट वोटर है वो भी अपना मतदान कर चुके हैं। महिलाएं हैं वो भी बड़ी संख्या में निकल कर आ रहे हैं, बुजुर्ग बड़ी संख्या में निकल कर आ रहे हैं। उनका कहना था कि काफी एक्साइटमेंट है उन्हें इस बार मतदान को लेकर, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पर शांति हो, विकास हो, तरक्की हो। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से लगातार जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी हरविंदर सिंह के मुताबिक लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से घरों से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील की है। हर एक जो पोलिंग स्टेशन है अब वहाँ पे जो हमारा एक्चुअल पोल हो रहा है वो शुरू हो चुका है और काफ़ी अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों से। मुझे उम्मीद है कि इस बार हम अच्छी तरह से जो एक वोटर टर्नआउट है अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएंगे। लोगों के लिए यही मैसेज होगा कि देखिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और काफ़ी उत्साह है लोगों में जो लाइन में लगे हैं। बट जो अभी घर पे बैठे हैं, जो अर्बन एपैथी या जो शहरों में रहने वाले हमारे लोग हैं वो थोड़ा सा पीछे हटते हैं। हमारा यूथ है, वीमेन है, आप सब प्लीज़ आइए अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करिए। जो हमारे स्पेशल पोलिंग स्टेशन हैं, पिंक पोलिंग स्टेशन 3 है, इसी तरह ग्रीन पोलिंग स्टेशन 3 है, यूथ पोलिंग स्टेशन और स्पेशली एबल्ड पोलिंग स्टेशन 3 है। इन सब में भी काफ़ी अच्छा उत्साह है और इन सब को हमने स्पेशली डेकोरेट किया है। यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस रखे। जो लोग इन पोलिंग स्टेशंस के वोटर्स हैं उनसे मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा आप एक्सपीरियंस करें इन सब पोलिंग स्टेशंस को और जाके वहाँ पे अपना वोट करें। और वहीं कुलगाम के उपायुक्त अथर आमिर ने भी कहा है कि सभी पोलिंग स्टेशन पर शांतिपूर्वक तरीके से वोटिंग हो रही है। ओवरऑल सभी जगहों पे बड़े अच्छे स्मूथली इलेक्शन हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है। हमारे 372 पोलिंग स्टेशंस हैं 3 एसीज में, कुलगाम, देवसर और डीएचपुरा में। सभी जगहों पे सुबह 5:30 से जो हमारे मॉक पोल की प्रोसेस होती है वो शुरू हुई। 7 बजे तक 100% पोलिंग स्टेशंस पे मॉक पोल वाज कंप्लीट। उसके बाद जो हमारा टाइम स्पेसिफाइड है 7 AM से सभी जगहों पे पोलिंग शुरू हो गई। और व्हाट वी हैव बीन सीइंग इज सुबह से ही, इनफैक्ट 6:30 से ही काफ़ी जगहों पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं इस समय अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, चाहे डीएचपुरा हो, कुलगाम हो, देवसर हो, सभी जगहों पे बहुत सारे लोग लाइनों में भी हैं और कंटिन्यूसली स्मूथली इलेक्शंस आर गोइंग ऑन। तो हमारे 2 संवाददाता, हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। पुलवामा से धीरज कुमार और रमा त्यागी हमारे साथ जुड़ रही है ज्यादा जानकारी के साथ। धीरज, आपके पास पहले आना चाहूंगी। जिस तरह से हम पोलिंग परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो एक खासा उत्साह नजर आ रहा है लोगों में, जिस तरह से लोग निकल कर आगे आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। एक अच्छा नजीर जो है, एक फीडबैक जो है वो नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सहला, आपने सही कहा। और जिस तरीके से 9 बजे तक का जो पोलिंग परसेंटेज रहा है, खासकर अगर हम किश्तवाड़ की बात कर लें, रामबन की बात कर लें, तो किश्तवाड़ में 14% जो पहले 2 घंटे में मतदान का जो प्रतिशत रहा है ये उत्साहवर्धक है। और उम्मीद है कि रामबन की किश्तवाड़ में जो वोटिंग परसेंटेज जो 60 से 70% के बीच में जाएगा। और वहाँ से जो कैंडिडेट सगुन परिहार है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो उम्मीदवार वो मैदान में है और जिनके बारे में कहा जाता है कि साल 2018 में यहाँ के दहशतगर्दों ने उनके पिता और उनके चाचा की हत्या कर दी थी। और तो जिस तरीके से लोग वहाँ बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, तो ज़रूर ये जो नतीजे होंगे ये उत्साहवर्धक होंगे। मैं आपके सवाल का जवाब दूं इससे पहले, जो जिस तरीके से जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है उसके पीछे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं चुनाव आयोग की तैयारियों की। और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर जिस तरीके से लोगों को जागरूक करने के बाद मतदान केंद्र तक लाने की जो एक पहल की है, कोशिश की है, उसकी बानगी हमारे सामने अभी है। हमारे साथ एक जो है वो ब्रांड एम्बेसडर हैं यहाँ के, जिनको कि चुनाव आयोग ने नियुक्त किया है। और ये जो हैं ये खुद दिव्यांग हैं और ये दिव्यांग होकर ये मतदाताओं से मतदान करने के लिए अपील कर रहे हैं। मोहम्मद रफ़ीक डैंग इनका नाम है और उनसे हम सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मोहम्मद रफ़ीक डैंग, इलेक्शन आइकॉन रामबन। तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि अपना वोट कास्ट करें, ये हमारा हक है
बुनियादी हक है। और शुक्रिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन, सोशल वेलफेयर ऑफिस रामबन का, जिन्होंने ये स्मूथ वोटिंग बनाई है हमारे लिए, डिसेबल लोगों के लिए। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का। आप क्या कहना चाहेंगे आम वोटर्स को कि जैसा कि आप क्या अपील कर रहे हैं? वोट हमारी तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए है और हमारा वोट हमारा हक है। आम लोगों से यही है कि आप सच्चाई को साथ दें, सच्चाई का साथ दें और वोट करें। तो देखिए सहला, ये बानगी हमारे सामने है कि ये खुद दिव्यांग हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं, लेकिन ये मतदाताओं को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम दिव्यांग हैं फिर भी हम मतदान में भागीदारी कर रहे हैं। और आप ये जो सामान्य आदमी हैं, सामान्य महिलाएं हैं, सामान्य पुरुष हैं, तो आप मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। बिल्कुल धीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। चुनाव आयोग की और क्या कुछ तैयारियां उन पर भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारी सहयोगी रमा भी बनी हुई हैं। और रमा, जिस तरह से ये बानगी प्रस्तुत हो रही है, जिस तरह से दिव्यांग निकल कर आ रहे हैं, पुरुष मतदाता, वृद्ध मतदाता, महिला मतदाता और युवा मतदाता सभी बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बानगी ये भी है कि लोग बदलाव चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं, आतंकवाद नहीं चाहते, और इसलिए बढ़ चढ़कर अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल शैला, लोग ये समझ चुके हैं कि अगर उन्हें यहाँ की तस्वीर और अपनी तकदीर बदलनी है तो उन्हें लोकतंत्र में भागीदारी देनी है, लोकतंत्र में शिरकत करनी है, और बिना किसी दबाव के जिस तरह से लोग सामने आ रहे हैं। और कई लोगों के लिए मैं बताऊं, ये उनकी पूरी जिंदगी में पहला या दूसरा मौका है, क्योंकि पहले वो मतदान कर भी नहीं पाते थे, इतना डर का माहौल होता था। लेकिन अब जो है वो खुले वातावरण में यहाँ आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लंबी जो लाइनें हैं तमाम जगहों पर दिखाई दे रही हैं, और उन लाइनों में भी उनका उत्साह, क्योंकि जिस तरह से वो बता रहे हैं कि हमें चाहिए क्या, हम चाहते क्या है, अपना भविष्य किस तरह से बनाना चाहते हैं, तो वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनावी लड़ाई भी यहाँ की काफी महत्वपूर्ण है, और हर सीट पर आप देखिए कि त्रिकोणीय या बहुकोणीय चुनावी लड़ाई दिखाई देती है। बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में है, बहुत सारे दल हैं जो इस बार चुनावी मैदान में निकल कर आए हैं, तो अपने आप में काफी अहम हो जाता है। और इसमें जिस तरह से युवा हैं वो बड़ी संख्या में निकल कर आ रहे हैं, महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में निकल कर आ रहे हैं, तो ये दिखाता है बदलते हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर और बदलता हुआ जम्मू कश्मीर का मिजाज, कि किस तरह से मेन स्ट्रीम में जो दौड़ लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पूरी तरह से तैयार है। और उसके लिए एक एक बाशिंदा यहाँ का जानता है कि अगर हमारी भागीदारी होगी, अगर हम वोट डालेंगे, अगर हम प्रतिनिधि चुनेंगे जो सही होगा, जो उन्हें समझेगा और उन तक, उस प्रतिनिधि तक उनकी पहुंच होगी, तो ये अपने आप में काफी अहम हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर कहा जा सकता है। तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उनमें जो विकास का मुद्दा है, अमन और शांति का मुद्दा है, वो सबसे ज्यादा प्रमुखता से है। जिन भी लोगों से हमने बात की है अभी तक, तो उन्होंने यही कहा है कि अमन यहाँ पर बना रहे, यहाँ पर जो है मौके हमारे युवाओं को मिलते रहे, रोजगार के मौके यहाँ पर बढ़े, जो काम यहाँ पर अब तक नहीं हुआ है। लेकिन एक सिलसिला पिछले 3-4 सालों में उन्होंने देखा है कि जमीन पर जो काम उतरता हुआ आ रहा है, तो वो काम तेज रफ्तार पकड़े और तेजी से हो, और यहाँ पर विकास हो सबके लिए। और जिस तरह से रमा हम लाइनें देख रहे हैं, और लाइनों में बड़ी संख्या में महिलाएं लगी हुई नजर आ रही हैं जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आ रही हैं। आप लंबे समय से कश्मीर जाती रही हैं और कश्मीर से रिपोर्टिंग करती रही हैं, आपने इस तरह से महिलाओं को इतना फ्रीली घूमते हुए शायद नहीं देखा होगा, और उनमें एक डर का माहौल भी देखा होगा पहले, जिस तरह से वो अपने बच्चों को बर्बाद होने से बचाने के लिए डरी रहती थी। लेकिन आज जिस तरह से वो खुली बयार में, खुली हवा में सांस ले रही हैं, ये दिखाता है कि वो विकास चाहती हैं। बिल्कुल विकास चाहती हैं। एक भय और घुटन का माहौल तो था ही, इसके साथ ही एक जो दिशा थी वो नजर नहीं आती थी, चाहे युवा हो, महिला हो। महिलाओं की बात कही तो 370 के बाद जिस तरह से महिलाओं को यहाँ पर प्रॉपर्टी में अधिकार मिला, जो उनका अधिकार होता था लेकिन उन्हें मिलता नहीं था। इसके अलावा भी तमाम जो महिलाओं के लिए, चाहे हम एजुकेशन की बात कहें, चाहे हम स्किल डेवलपमेंट की बात कहें, चाहे हम नए प्लेटफॉर्म्स की बात कहें, वो खुलते हुए दिखाई देते हैं, तो वो अपने आप में एक उत्साह की एक वजह होती है। और महिला जिस तरह से परिवार की धुरी होती है, तो तमाम जो नीतियां जो हैं 370 के बाद एक बड़ा काम ये हुआ है कि जो केंद्र की नीतियां यहाँ पर आई,
और तमाम लॉज जो यहाँ पर नहीं होते थे वो इम्प्लीमेंट हुए और उसका फायदा लोगों को मिलना शुरू हुआ। सबसे बड़ी बात है कि जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो मतदाता हैं, किसी भी, चाहे शहरी क्षेत्र का मतदाता हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता हो, वो ये जरूर कहते हैं कि यहाँ पर पहले करप्शन का बोलबाला था, यहाँ पर कोई सुनता नहीं था, यहाँ पर जो सरकार थी उनकी रीत से बाहर थी। सरकार एक लगता था कि एक बहुत बड़ा ओहदा है और लोगों की पहुंच से, जो लोगों से चुनकर जाते थे वही लोगों से उनके सामने आते नहीं थे उनकी समस्याओं के लिए। लेकिन अब वो चाहते हैं कि उन्हें भी सवाल पूछने का मौका मिले और वो जो है अपने प्रतिनिधि को उत्तरदायी ठहरा सकें। तो ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, बदलाव भी है और एक बहुत बड़ा लोकतंत्र की जो समझ है उसका प्रतीक भी है और लोकतंत्र में विश्वास भी है। तो व्यवस्था में विश्वास आना, ये सबसे बड़ा बदलाव कहा जा सकता है और यही बदलाव शहला आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बदलाव देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में मतदाता निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे भी आपको हर पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ताजा अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए धन्यवाद। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। हरियाणा राज्य विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने एक सीट इंडिया गठबंधन के तहत CPIM के लिए छोड़ी है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को गारंटी पत्र नाम दिया है। 2019 में विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने निर्दलीय और JJP के बूते राज्य की सत्ता पर कब्जा बरकरार रखा था। कांग्रेस का गारंटी पत्र जारी होने के बाद राष्ट्रीय नेता हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए अब उतर सकते हैं। राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में कई रैलियां और रोड शो किए जाने की उम्मीद है। और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कल रोहतक में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस दौरान राज्य के प्रमुख बीजेपी नेता भी वहां पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी हरियाणा में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए इस बार चुनाव लड़ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी के संकल्प पत्र में हरियाणा के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के साथ साथ कई और भी अहम ऐलान किए जा सकते हैं। और अब अगली खबर। देश इस समय पोषण माह मना रहा है और ऐसे में देश को कुपोषण की समस्या से समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने भारत को A ग्रेड दिया है। यह हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल गेट्स ने कहा है कि भारत किसी भी अन्य देश की तुलना में कुपोषण पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा है कि ये सार्वजनिक भोजन प्रणाली और मध्याह्न भोजन प्रणाली का उपयोग फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल को सीमित करने के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ये मानता है कि पोषण संबंधी कुछ संकेतक उसकी अपेक्षा से कमज़ोर हैं
और इस तरह की स्पष्टता और इस पर ध्यान केंद्रित करना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। उन्होंने कहा कि कुपोषण को दूर करने या फिर इसे कम करने से दो बड़े लाभ होते हैं। पहला ये कि अच्छी तरह से पोषित बच्चे के मरने की संभावना बहुत कम हो जाती है, बल्कि ये दोगुनी कम हो जाती है क्योंकि उन्हें अपने शुरुआती वर्षों में डायरिया या निमोनिया जैसी विभिन्न बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दूसरी बात जो बिल्कुल बड़ी है वो ये है कि उन शुरुआती वर्षों में अगर बच्चे कुपोषित हैं, उनमें कमियां हैं, तो आप ठीक नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि ये वो जगह है जहां पर प्रोबायोटिक जैसे नए तरीकों पर हम परीक्षण कर रहे हैं। गेट्स ने कहा कि अगले 5 वर्षों में भारत में बहुत कुछ सीखा जाएगा, जिससे विश्व स्तर पर अन्य कार्यक्रमों के लिए जानकारी भी मिलेगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद स्वागत है। आपको बता दें कि कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल अब भी जारी है। ममता सरकार ने विनीत गोयल की जगह मनोज कुमार वर्मा को नया कोलकाता पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है और स्वास्थ्य विभाग के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को हटा दिया है। लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने काम पर लौटने का फैसला नहीं लिया है, बल्कि वो इन कार्रवाइयों से पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। उनकी मांग है कि सरकार स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम को भी पद से हटाए और तमाम मेडिकल कॉलेजेस में जो डर का माहौल है उसे खत्म किया जाए। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता रेप मर्डर केस में इंसाफ की मांग कर रहे डॉक्टरों की 4 में से 3 मांगे मान ली हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव नारायण स्वरूप निगम को हटाने से इनकार कर दिया है। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो अचीव नहीं किया गया। पहला ये डिसएग्रीमेंट जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग में हुआ प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपने पद से हटाने के लिए, हमारा ये मानना था और हमने मैडम के सामने इस बात को सिद्ध भी किया था कि स्वास्थ्य भवन जो करप्शन की एक जगह बन चुकी थी, उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद की तरफ से पूरे रूप से नज़रअंदाज किया गया। जो थ्रेट कल्चर हर मेडिकल कॉलेज में अब भी है, जिन जिन लोगों ने थ्रेट कल्चर को बढ़ावा दिया वो अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। जिन जिन लोगों ने शुरुआत में जब हम आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहे थे तब उन्होंने आकर लोगों को डराया धमकाया, वो अब भी मेडिकल कॉलेजेस में खुलेआम घूम रहे हैं। और इस बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पिछले महीने जिस डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई उनके परिजनों का दर्द सामने आया है। पीड़िता के पिता ये कहते हुए रो पड़े कि जो डॉक्टर इतने दिनों से इंसाफ की मांग करते हुए सड़कों पर बैठे हुए हैं, उन्हें देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। आखिर वो भी उनके बच्चों की तरह हैं। एक और अहम बात जो कि परिजनों ने कही वो ये कि अगर 2021 में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के ऊपर लगे आरोपों का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संज्ञान लिया होता तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। उन्होंने कहा कि आरोपी को सजा मिलने के बाद ही इस संघर्ष में उनकी जीत होगी। জানে সেটা সিবিআই কি তদন্ত করছে, সিবিআই জানে, সেটা আমরা কি করে বলবো বলুন। সিবিআই যা বলছে, সিবিআই এর কথা বলছে, সিবিআই কি করছে আমাদের তো বলছে না, আমাদের শুধু বলছে আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করছি যাতে সমাধান করতে পারি। তাদের আমরা তো নিজেদের ছেলে মেয়ের মতনই মনে করছি। এই যে কষ্ট করে তারা যে বিচারের জন্য রাস্তায় বসে আছে, ঠিক আছে, দেখলে আমাদেরই কষ্ট লাগে। ওনারা যদি 2021 সালে যখন সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে তো অনেক অভিযোগ ছিল, তখন যদি মুখ্যমন্ত্রী এই পদক্ষেপটা নিতেন, আজকে আমার কলকাতা হতো না, আমার মেয়েটা হারিয়ে যেত না। और बात ज्ञानवापी मामले की। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष द्वारा वैज्ञानिक विधि से सर्वे की मांग पर आज जिला अदालत में सुनवाई होगी।
पिछली सुनवाई में हिंदू पक्ष द्वारा ये जोर देकर कहा गया था कि बिना खुदाई के सर्वे संपूर्ण नहीं हो पाएगा। हिंदू पक्ष द्वारा 5 वादिनी महिलाओं के केस में की गई एएसआई सर्वे की खामियों को भी उजागर किया गया था। साथ ही साथ एएसआई से खुदाई के माध्यम से भी सर्वे की मांग की गई थी। इसके बाद न्यायालय ने सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख दी थी। और जम्मू एम्स में 34 वर्षीय महिला की सुपर फिजिकल पैरोटिडेक्टोमी सर्जरी की गई है। इसमें पैरोटिड ग्रंथि के एक हिस्से को निकाला गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है, जहां महिला रोगी के दाहिने पैरोटिड ग्रंथि के प्लेमॉर्फिक एडेनोमा का पता चला था। सर्जिकल टीम ने चेहरे की तंत्रिका को सावधानी पूर्वक संरक्षित करते हुए ट्यूमर को हटाने का फैसला किया, जो पैरोटिड सर्जरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। एम्स के कार्यकारी निदेशक और सीईओ डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता ने बताया कि इस महत्वपूर्ण सर्जरी को प्रधानमंत्री को जन्मदिन के एक विशेष उपहार के रूप में समर्पित किया गया है, जिनके विजन के तहत एम्स विजयपुर की स्थापना की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ करेंगी। नई दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह से लगभग 75 स्थान वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। ये भारत की भावी पीढ़ियों को अधिक वित्तीय रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वित्त मंत्री एनपीएस वात्सल्य की सदस्यता लेने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत भी करेंगी। योजना विवरणिका जारी करेंगी और नए नाबालिग ग्राहकों को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या यानी PRAN कार्ड वितरित करेंगी। बच्चों के भुगतानकर्ता PRAN कार्ड के साथ एनपीएस वात्सल्य में शामिल होंगे। ये नई पहल बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई है। आम आदमी को राहत देने के मकसद से सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों से कहा है कि वे आयात शुल्क में हाल ही में की गई वृद्धि के बाद खुदरा मूल्य ना बढ़ाएं। सरकार ने इसके पीछे कम शुल्क पर भेजे गए खाद्य तेलों का पर्याप्त स्टॉक का उपलब्ध होना बताया है। केंद्र सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग DFPD ने मूल्य निर्धारण रणनीति पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की, जिसमें ये सुझाव दिए गए कि बैठक में भारतीय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन, भारतीय वनस्पति तेल उत्पादक संघ और सोयाबीन तेल उत्पादक संघ के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुए। अग्रणी खाद्य तेल संघों को सलाह दी गई कि वो सुनिश्चित करें कि प्रत्येक तेल का MRP तब तक बनाए रखा जाए जब तक कि आयातित खाद्य तेल स्टॉक 0% और 12.5% मूल्य सीमा शुल्क पर उपलब्ध ना हो। विभाग ने कहा कि कम शुल्क पर आयात किए गए खाद्य तेलों का लगभग 30 LMT स्टॉक है, जो 45 से 50 दिनों की घरेलू खपत के लिए पर्याप्त है। इसलिए प्रोसेसिंग कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP बढ़ाने से बचें। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस वार्ता करके सरकार की उपलब्धियां गिनाई। केंद्रीय मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय के 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने रखा। इसी कड़ी में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी अपने मंत्रालय के कामकाज की जानकारी दी। श्रम मंत्री ने बताया कि पिछले 100 दिनों में केंद्र द्वारा 9 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे 11 करोड़ मानव दिवसों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। 1 करोड़ यूथ को कैसे स्किलिंग करा जाए और 500 प्रीमियम कंपनी में उसको इंटेंसिव देना। उसका मतलब ये है कि जब कोई युवा इंजीनियर, युवा टेक्नीशियन 500 प्रीमियम कंपनी में इंटेंसिव करेगा, जिसका वर्क कल्चर इंटरनेशनल लेवल का हो, बेस्ट प्रैक्टिस होती हो, वहाँ वो इंटेंसिव करके आएंगे। डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ में उसको अच्छी तरह से जॉब मिलेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी मोदी 3.0 के कार्यकाल की उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने से 9 करोड़ 30 लाख किसानों को फायदा हुआ। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि 100 दिन के अंदर ही 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
मकान बनाने की मंजूरी और उस मकान बनाने का कार्य वह प्रारंभ हो गया है। उसी तरीके से 17वीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यह भी रिलीज़ कर दी गई है और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा किसान के खातों में जा चुका है। और इसी कड़ी में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मंत्रालय द्वारा पिछले 100 दिनों में किए गए कार्य की जानकारी दी। 364 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ हम लोगों ने ट्रांसपॉन्डर का निर्माण किया है और ये ट्रांसपॉन्डर हमारे स्वदेशी है। 1 लाख ट्रांसपॉन्डर अभी हम मछुआरों को मुफ्त दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में पीएम ने हाल ही में किए गुजरात दौरे के बारे में जानकारी दी है। यहाँ पीएम जगशी भाई सुधार के घर गए थे और जगशी भाई और उनके परिवार को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिला है। आप देखिए ये वीडियो। તો સારી યોજના છે અને જે નવી યોજના છે સર એમાં અમને લાભ લેવાની ઈચ્છા છે અને અમે એપ્લિકેશન કરી અમને મળ્યું, ખૂબ ફાયદો છે, ખૂબ આનંદ છે। અમે બીજાને પણ મોટિવ કરીએ છીએ। तो बताइए जरा, इस योजना में अपने घर में पहले कितना बिल आता था? 5 से 6 हजार बिल आता था। अभी लास्ट पहला ही बिल मेरा आया है, अभी 1 हजार माइनस आया, मतलब 6 हजार का फायदा। यानी 1 साल का कितना फायदा हो? 1 साल का 72 हजार तो मिल करीब 75 हजार कमाएंगे। 3 साल में हमारा 2 साल में फ्री हो जाएगा सर। और सरकार की तरफ से कितना मिला? 78,000 मिले और बिना कोई तकलीफ। 1 महीने का तो आ गया सर। पहले क्या है, हमको 3 पंखा 3 रूम में चला हुआ है ना, तो भी हम तो के लाइट बिल डर लगता था 3 फैन चलाने लगे। હવે શું હોય કે પીએમ સૂર્યઘર મફત વીજળી યોજના આવી ને એટલે અમારે એટલો બધો ફાયદો થયો કે હવે એસી भी बिंदास चलेंगे क्या सर? जी सर, इससे हमने बहुत कितना लगाया आपने? कितना साइज आपका कितना साइज है? मेरा सर वो 3.24 का है। बहुत बड़ा है। अच्छा, कितना बिजली बिल पहले आता था? बिजली बिल मेरा 2500 3000 आता था और एक 2500 3000 माइनस हो गया और 1040 रुपया मेरे को ये महीना मिला। कमाई हो गई। चलिए, मतलब आपको करीब 7,000 रुपए की कमाई हो? आराम से सर। ऐसा बच गया और ऊपर से कमाई हो? कमाई हुई सर। अच्छा, और શું છે કે કેટલું લીધી આપણે શું કરો છો? અમારે 3.24 ની પેનલ લગાવી છે। મારે બિલ 3,500 આવતું હતું। આ વખતે મારા બચત 1,000 જમા મળ્યું। 1,000 रुपए की कमाई थी तो लोगों ने खबर थी कि भैया सरकार की तिजोरी खाली કર્યા बगैर यानी सरकारी खजाने से 1 भी रुपया नागरिकों को भरवा के बिना मुफ्त बिजली मिल सकती। आपको ये मालूम है कि आपने ये योजना लेकर के कितना लाभ किया है देश को? अंदाजा आ रहा है? बहुत लाभ किया। जो हमारा बिल में जाता है वो देश को ही लाभ है। जो बिजली बचेगी और जितना ज्यादा सोलर पैनल लगेगी इतना ज्यादा यूनिट ग्रिड में जाएगा, तो हमारा राज्य को देश को फायदा ही है। आज पूरी दुनिया क्लाइमेट को लेकर परेशानी हमारी सरकार कितनी भी गुजरात। अगर ये हम करेंगे तो सारे संकटों से बचने वाले ऐसे 50 साल 100 साल के बाद के बच्चे होंगे तो भी इसका लाभ होगा। और लोग क्या करते हैं, सभी राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए सरकारी खजाना खाली कर हमने सरकारी खजाना भी बचाया, देश का भविष्य भी बचाया और लोगों के घर की जरूरत भी पूरी की। अच्छा, आपने कभी हिसाब लगाया इसका कैसे फायदा होगा?
मैं आपको एक हिसाब बता, मान लीजिए तो आपका 4,000 रुपए का बिजली का बिल, 4,000 माफ हो गए, और ऊपर से 1,000 रुपए मानो आपकी कमाई, तो आपको 5,000 रुपए मिला। अगर मान लीजिए आपके घर में बेटी का जन्म हुआ है, यार बेटी 1 साल 2 साल की, और बेटी के नाम ये 5,000 रुपया आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया, फिर दूसरे महीने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, 12 महीना ऐसा करते करते आपने और 60,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट किया, फिर दूसरे साल भी किया, तीसरे साल भी किया, करते गए। वैसे भी बिल तो देते ही थे, घर से तो खर्चा होता नहीं था, बच रहा है। बेटी के लिए अगर आपने जमा किया तो बेटी जब 20 साल की होगी ना, तो आपके हाथ में कितना पैसा आएगा अपने अंदाज किया? 10 से 12 लाख रुपया आपके बिजली की बचत से पैसे कमाई होगी आपकी। और जब बेटी आपकी 20 साल की होगी, आपके हाथ में 10-12 लाख रुपया होगा, उसकी पढ़ाई, उसकी शादी, कितना बड़ा काम कर सकते हैं। यानी एक छोटी योजना इतना बड़ा परिवर्तन ला सकते, इसका एक उदाहरण है। अच्छा, देश इतना आपके लिए कर रहा है, आप एक काम करेंगे? करेंगे सर। ये आपकी सोसाइटी में सबको मिला स्वच्छता ऐसी हो तो लोगों को लगे कि ये तो मंदिर है, पूरी सोसाइटी एक मंदिर है। यानी एक भी कूड़ा कचरा नहीं, ये कर सकते हैं, वरना हम लोग क्या करते हैं, मैं 5 बजे उठ जाऊंगा और मेरे घर का कचरा बगल वाला है, बगल वाला 5:30 बजे उठेगा तो दूसरे दिन 4:30 रुपए से वो कचरा आप डाल देगा। ऐसा तो नहीं करेंगे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी सोसाइटी है, 3-4 पेड़ देख रही हूँ। मेरा एक अभियान है, एक पेड़ माँ के नाम, अपनी माँ को स्मरण। घर में अगर 5 मेंबर है तो हर की माँ है, तो 5 पेड़ लगेंगे। क्या आपकी सोसाइटी तय कर करके एक पेड़ माँ के नाम ये करके पूरी सोसाइटी को ग्रीन कर सकते हैं? 3 साल के भीतर मकान नहीं दिखेगा, पेड़ ही बढ़ गए। छोटा सा काम है। उसी प्रकार से बरसात का पानी, बारिश 2 इंच में बारिश हो जाए तो लाखों लीटर पानी निकलता है। यानी सिर्फ सूर्य क्रांति लानी ऐसा नहीं, पूरे जीवन में आप पर्यावरण के प्रति सजग रहो। जैसे हम कुछ भी खरीद करने जाते थे पहले तो घर से थैला लेके जाते, अब ऐसे खाली हाथ जाते हैं, प्लास्टिक के झोले लेकर जाते हैं, फिर प्लास्टिक फेंकते हैं, गाय खाती है, गाय मर जाती है। क्या हम तय कर सकते हैं मैं प्लास्टिक से कोई चीज नहीं, मैं घर से ही थैला लेकर जाऊंगा, घर के ही थैले में सबको लाऊंगा, प्लास्टिक को हाथ नहीं। देखिए, पीएम सूर्य घर योजना अभी मैंने 1 करोड़ घरों को देना था, करीब 1.5 करोड़ लोगों ने अर्जी दी और 3.5 लाख घरों में ऑलरेडी काम पूरा हो चुका है। उनको कितना पैसा मिलेगा दिया? अब 3.5 लाख लोग, उनके पास 20-20 लाख रुपया अपनी बेटी के लिए जमा होगा। कितनी बड़ी क्रांति आ जाएगी, बहुत बड़ी। चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने रीइन्वेस्ट के चौथे संस्करण के दौरान डीडी न्यूज से खास बात की। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में 2030 तक शपथ पत्र के रूप में 32.45 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निवेश का वादा किया गया। हमारे साथ नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर दूरदर्शन से बात करने के लिए। हम रीइन्वेस्ट समिट के दूसरे दिन में हैं, अब समापन की ओर बढ़ रहा है ये जो मीट है। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या मेजर टेकअवेज हैं जो अब तक नजर आ रहे हैं? टेकअवे जो है उसमें तो एक तो बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट हुआ है आउटसाइड दिल्ली, पहली बार दिल्ली से बाहर पहली बार हुआ है। गुजरात सरकार ने रुचि लेके बहुत ही अच्छी ढंग से इसको ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, और उसके साथ ही साथ टोटल कमिटमेंट मिला है 32.5 लाख करोड़ का, एंड कमिटमेंट मिला है राज्यों से 520 गीगावाट का बाय 2030। तो ऐसे तो मैन्युफैक्चरिंग में, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में कमिटमेंट मिला है 340 गीगावाट, 240 गीगावाट सेल के मैन्युफैक्चरिंग में मिला है, ग्रीन हाइड्रोजन में मिला है। तो ऐसे तो बहुत कमिटमेंट राज्यों ने सोच समझ कर दिया है। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, किस तरीके के अगर हम कहें तो सॉफ्ट इंटरेस्ट्स की बात करें और इंटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, दोनों में किस तरीके का प्रतिसाद? देखो, इट डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, बैंक टू बैंक, कंट्री टू कंट्री, इट ऑल डिपेंड्स। एंड इसमें हमारा इंटरेस्ट से ज़्यादा हमको इंटरेस्ट है तो फाइनेंसिंग करवाने में, क्योंकि आजकल फाइनेंसिंग थोड़ा कम हो रहा है। तो देर आर टू इश्यूज, इसमें दो इश्यूज है, एक तो ट्रांसमिशन, एक तो फाइनेंस। दोनों में हम स्टेटों से बात कर रहे हैं, स्टेट में अभी काम हो रहा है। पीएम के मार्गदर्शन में ये दोनों इश्यू एड्रेस करने के लिए हम लगे हुए हैं। एक आखिरी प्रश्न है कि जिस तरीके से पार्टनर कंट्रीज हमने देखा, डेनमार्क है, जर्मनी है, जो द्विपक्षीय वार्तालाप होता है उसमें भी ग्रीन एनर्जी बहुत ज़्यादा प्राथमिकता उसमें रहती है। अभी अगले महीने ही जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज आने वाले हैं भारत, और जर्मन एम्बेसडर ने कहा है कि ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल्स, जो कि एक साझा प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है, वो मुख्य चर्चा का विषय रहेगा। किस तरीके का आपको प्रतिसाद मिल रहा है दूसरे देशों से और जो डेलीगेशंस यहाँ हैं उनसे? ना डेलीगेशन ना इसका इम्पोर्टेंस मैं आपको एक ही सेंटेंस में कहूँ तो इतने बड़ी डेलीगेशन लेके स्वयं मंत्री आए हैं इस समिट के लिए, इस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए, दैट इटसेल्फ शोज द इंटरेस्ट। तो ये भारत का क्रेडिबिलिटी भी दिखाता है मोदी जी के नेतृत्व में, एंड एट द सेम टाइम उनका भी इंटरेस्ट दिखाता है, क्योंकि भारत विन विन सिचुएशन का आधार पर काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लोगों को 825 आवासों का वितरण किया गया। इस अवसर पर लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना और उन्हें धन्यवाद भी दिया। इस कार्यक्रम में विधायक पलटू राम ने 825 आवासों के लाभार्थियों को गृह प्रवेश की प्रतीकात्मक चाबी और प्रमाण पत्र दिए। कहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मानव जीवन के लिए सबसे पहली आवश्यकता है उनके अपने घर की आवश्यकता। आज हम ये कह सकते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के उस संकल्प को पूरा करने का काम कर रहे हैं। चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, चाहे अनुसूचित वर्ग के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे हमारे अपर समाज के लोग हों, आज मोदी जी के और योगी जी के दृष्टि में हर भारतवासी को इस देश में अपना घर बनाने का जो अधिकार है, उस अधिकार के तहत गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हम उनका घर बनाने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में जिला अधिकारी पवन अग्रवाल एवं परियोजना निदेशक राघवेंद्र तिवारी भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024-25 के नवीन लाभार्थियों के खातों में प्रथम किस्त का हस्तांतरण भी किया गया। योजना निदेशक राघवेंद्र तिवारी ने कहा कि 825 अल्पसंख्यक परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। पुराना हमारा सर्वेक्षण 2018-19 में हुआ था, उस सूची से हमारे कुछ लाभार्थी अवशेष रह गए थे। उसके ही क्रम में शासन द्वारा ये लक्ष्य दिया गया था कि इनको हमको
स्वीकृत करना है। उन सभी अवशेष लाभार्थियों में जो पात्र व्यक्ति थे, पात्र परिवार थे, उनमें 825 परिवारों को, और वो सभी अल्पसंख्यक समुदाय के थे, सबको आज हम लोगों ने सैंक्शन कर दिया है और आज उनको माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उनके खातों में प्रथम किस्त आज अंतरित होने वाली है। कार्यक्रम में मौजूद लाभार्थियों ने भी अपना अनुभव साझा किया। लाभार्थियों ने कहा कि मोदी और योगी सरकार ने उनके अपने घर का सपना पूरा किया। आज हम विकास भवन आए थे, यहाँ पर हमें प्रमाण पत्र मिला है आवास के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया है मोदी जी का। अभी तक कोई आवास नहीं मिला था, 10 साल के बाद अब मिला है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यक्रम था, चाबी और ताला दिया गया। हम लोग आज के बेघर थे, जो हम लोगों को घर मिला। हमारे बच्चे और हम लोग खुश हैं। मोदी सरकार और योगी को मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास कच्चा मकान था, आवास हमें नहीं मिला रहा 10 साल से, और मैं मोदी सरकार ने आवास दिया, घर बनवाया, हमारे बच्चे हमारा हाथ, हम खुश हैं। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए DT न्यूज। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की घुसपैठ को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। इस बारे में झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी से बात की है DD न्यूज संवाददाता ने सोमेश पटेल ने। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामले पर एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए अमर बाउरी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे जानते हैं। सर, बांग्लादेश घुसपैठ के मामले पर फिर से सुर्खियों में। बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड के मूलवासी आदिवासियों की अस्मिता पर एक बहुत बड़ा खतरा बन के उभरा है। मामले पहले से थे, लेकिन जिस तरह से अभी इस सरकार के संरक्षण में उन लोगों का जो हम लोगों ने देखा है, उनका जो एग्जिस्टेंस देखा है या उनका जो कार्रवाइयाँ देखी है, उससे बहुत गंभीर मसला बनता जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी तो लगातार इस विषय को उठाती है, लेकिन जब माननीय उच्च न्यायालय ने इस विषय को संज्ञान में लेकर के राज्य और केंद्र की सरकार को जब उन्होंने निर्देशन दिया, तब लोगों के ध्यान पे यह मामला अच्छे से गया है। झारखंड में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होना है, बीजेपी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है? देखिए, बांग्लादेश घुसपैठी मुद्दा तो ही है। परिवर्तन रैली में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, तो यहाँ के युवाओं का जो विषय है, जो बेरोजगारों का रोजगार का जो विषय है, जो सरकार ने वायदा खिलाफी किया है, 5 लाख का रोजगार देने का वायदा किया था, बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया था, इस सरकार के वायदा खिलाफी और जो एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ियाँ हुई है, CGL से लेकर के JEE और लैब टेक्नीशियन, आपने देखा होगा JEE के परीक्षा का जो SIT का जांच हुआ था, उसको भी किस तरह से क्लोजर रिपोर्ट में उसको खा गया, मैंने कि उसको कर दिया गया। JPSC की परीक्षाएं, JCC की परीक्षाएं फ्री एंड फेयर नहीं होने के कारण लोगों के मन में जो आक्रोश है, ये सारे मुद्दे हमारे लिए है। जनता जो परिवर्तन चाहती है, 3.5 करोड़ झारखंड की जनता जो इच्छा बलवती अपने अंदर दबाए रखी है कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को, या अत्याचारी सरकार को, ये वादा खिलाफी करने वाली सरकार को, ये ठगने वाली सरकार को, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली सरकार को, हर दिन 5 हत्याएं, 5 बलात्कार की घटनाएं घटित होने के बाद भी कुंभकर्णी नींद में सोने वाली सरकार को, म्यूटेशन के नाम पर, दाखिल खारिज के नाम पर, सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर यह जो लूट मचा के रखा है, जो अत्याचार, जो अन्याय थानों में है, इस अत्याचारी सरकार से अब इनको मुक्ति चाहिए। तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी की जीत हासिल होती है तो बांग्लादेश घुसपैठ का मामला लगातार कानून के मामले से इनको खदेड़ा जाएगा। अपने सहयोगी विकास के साथ सोमेश पटेल, DD न्यूज, रांची, झारखंड। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब DD न्यूज की खबरें और अपडेट्स YouTube, Facebook, Twitter, Instagram और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, आप इनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।